हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है और इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता है। ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है, आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन अब तक देख लिया होगा और हमारी तैयारी भी इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जाके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं अब तक, उन्हीं पॉइंट्स को लिया गया है। तो सबसे पहले आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए पॉइंट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जीन पियाजे के सिद्धांत जो सिद्धांत दिया था उसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, या एक और नाम है जिस नाम से क्वेश्चन आता है कि इसे अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीन पियाजे ने ही अवस्था का सिद्धांत भी दिया था। विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी अगर पूछा जाए तो वो भी जीन पियाजे ने ही दिया था। ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया और इस पे बहुत विवाद भी हुआ था। उन्होंने अपने ही बच्चे को अपने खोज का मतलब जो सिद्धांत के लिए जो उनको जानना था उसमें अपने ही बच्चे को उस खोज का विषय बना लिया था। उनके अनुसार बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ मैच्योरेशन लेवल पर और ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस पर, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसका मतलब है कि जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोचता है या तो जो आसपास जो एक्सपीरियंस कर रहा है और जो जिस लेवल का है, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से ही सोचेगा, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल और उसका एक्सपीरियंस दोनों के द्वारा ही उसमें चिंतन करने या खोज करने की शक्ति होती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। हमेशा कुछ ना कुछ नया वो खोजते ही रहते हैं। ठीक है। अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन के बारे में जहाँ तक है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो होता है, जैसे बच्चा जो है वो अपने वातावरण में जब एडजस्ट करने की उसके में इननेट कैपेसिटी होती है, यानी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है। वो और इसमें उन्होंने 2 पॉइंट बताए थे। एक तो था आत्मसात्करण, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और समायोजन जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। तो आत्मसात्करण क्या है कि पूर्व ज्ञान जो पहले से हम जानते हैं उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए या जो रियलिटी है उससे बैलेंस करने के लिए पहले की सीखी हुई अगर किसी बात का सहारा लेता है, यानी पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसात्करण। यानी कोई समस्या आई किसी बच्चे के सामने और उसने क्या किया? पहले से जो सीखी हुई चीज़ है उसके हिसाब से उसको वर्क कर लिया। तो ये क्या है? हमारा आत्मसात्करण। जैसे कि यदि कोई शिशु है और किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, तो यह एक आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो वस्तु को क्या एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। उसने खाना सीखा था, उठा के उसी तरीके से उसने खा लिया। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी रियलिटी है उसमें बैलेंस करने में जो पहले की चीज़ें हैं, पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वो काम नहीं करता है। ठीक है। तो हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। कुछ चेंजेस करने होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं या एकोमोडेशन कहते हैं। यानी बच्चा जो है अपनी योजना यानी कॉन्सेप्ट या व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाता है ताकि वो नए वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके। जैसे कि एक बच्चा, यदि कोई बच्चा यह जानता है, बालक
कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब अपने मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर लेते हैं कि बिल्ली कुछ अलग होती है और डॉग कुछ अलग होता है। पहले वो कुत्ते के बारे में सिर्फ जानता था, लेकिन जब इसने बिल्ली के बारे में देखा तो बिल्ली की कुछ अलग चीज़ें देखी और उसके दिमाग में बिल्ली का कॉन्सेप्ट भी बन गया कुछ चेंजेस के साथ। ठीक है, कि बिल्ली में ये होता है, इसमें ये नहीं होता है। तो समायोजन ये कहलाता है। साम्य धारण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस कायम करता है, यानी इन दोनों के बीच का ये एक प्रोसेस है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो है ये मेंटल स्ट्रक्चर से इसका संबंध है, जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी जनरलाइजेशन किया जा सके, या जिसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, यानी अपना अगर जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके अगर स्कीमा हमारी ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है तो उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, डिसेंट्रिंग, जिसे हम हिंदी में विकेंद्रण भी कहते हैं, इसका मतलब है किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं विकेंद्रण या डिसेंट्रिंग। नेक्स्ट, अभी आ गया हमारा जो मेन पॉइंट, जो हमें पियाजे के सिद्धांत पढ़ने हैं। उन्होंने पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितने स्टेजेस दिए हैं संज्ञानात्मक विकास में, तो वो हैं 4 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहला स्टेज जो हमारा आता है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं हिंदी में। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में कहते हैं, और 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था ये होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की है, तो ये आपको लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम ठोस संक्रिया की अवस्था कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और फोर्थ स्टेज हमारा है फॉर्मल स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। तो ये हमारे हैं 4 स्टेजेस जो पियाजे ने दिया था, और इनको आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि एक ही बार में आपका ये चीज़ क्लियर ही हो जाए। बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम लोग जब कॉन्सेप्ट सारे थियरीज पढ़ लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, पहला आता है हमारा संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, सबसे पहली बात जो याद करने की है वो है कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें सारे पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। कुछ हिंदी टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। इंद्रिय जनित, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था किसे कहते हैं, तो किस स्टेज में आती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, 0 से 2 साल का बच्चा क्या सीखेगा? उसके हाव भाव ही और एक जो ज्ञानेंद्रियाँ उन्हीं के माध्यम से तो बोलता है। क्या करता है 2 साल का बच्चा? आप सभी अब देखते हैं, जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं उसी का अस्तित्व है। वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, जो है सामने वही है भाई। इनमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी खोज लेता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे
और फिर से केवल एक स्टेजेस पे ही मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि स्टेज जो है वो बहुत क्लियर हो जाए। बहुत ज़रूरी है इन स्टेजेस के बारे में जाना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। सेकेंड स्टेज हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ये। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भाग में बांटा था। पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, पूर्व संक्रिया या अवस्था, इसका मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था। पूर्व संक्रिया यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है। पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को इस अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना है। बालक अनुकरण और खेल के द्वारा सीखता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अनुकरण और खेल के द्वारा किस अवस्था में बच्चा सीखता है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, उसमें बालक जो होता है वो अनुकरण और खेल के द्वारा सीखता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही खिलौने की आयु भी वाली अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। एनिमिज्म क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक पॉइंट्स आते हैं, जैसे एनिमिज्म है तो निर्जीव को भी सजीव समझता है। बच्चा क्या करता है, उसके लिए अगर एक डॉल है तो वही जो वो देख रहा है ना, वही उसकी डॉल भी देख रही है। मतलब उसको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ें निर्जीव हैं क्या सजीव हैं। तो निर्जीव को भी वो क्या मानता है, सजीव की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, इंट्यूजिव पीरियड। इसमें बच्चा मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाता। यानी अगर हम लोग तो जानते हैं कि 2 2 जा 4 होता है, अगर तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा। ये बच्चा नहीं समझता है। उसके लिए लैंग्वेज, इस अवस्था में ये चीज़ हो जाती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास जो हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। दूरी, भार, ऊंचाई आदि की समझ अभी डेवलप नहीं होती है। अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा कि जो भी पॉइंट बने हैं ना, जो मैंने टाइप किया है वो बहुत ही सारी जगह से, मतलब आप क्या ही सोच सकते हैं, बहुत सारी बुक्स से, बहुत सारे जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने सीटेट के टाइम पे, वो सारे का कलेक्शन है ये। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप चैनल देख रहे हैं। और वीडियो को देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। जो छूटेगा वो हम ऑब्जेक्टिव जो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व उसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्टेज हमारी जो है वो है ठोस संक्रिया की अवस्था, जिसे हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये। और ये अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक भी, कहीं 12 वर्ष तो होती है, कहीं 11 वर्ष तक लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में से 7 से ऊपर 11 या 12 जो भी आता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। ये अवस्था बच्चों में ठोस वस्तुएं, जो वस्तुएं सामने रखी हैं, ठोस का मतलब क्या है, जो सामने दिख रही हैं, प्रत्यक्ष दिख रही हैं, उनको देख कर आसानी से वो समस्या का समाधान कर लेता है। बच्चों का चिंतन एवं तर्क यानी रीजनिंग जो होती है, प्रिपरेटरी स्टेज जो थी उसकी तुलना में अधिक सिस्टमेटिक हो जाती है। यानी जो सेकेंड स्टेज थी उससे थोड़ा और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है और अच्छे तरीके से वो रीजनिंग करने लगता है, तर्क देने लगता है, चिंतन करने लगता है। चिंतन में पलटावी गुड़ा जाता है, जो से हमने कहा था कि वो 2 = 4 और 4/2 में डिफरेंस नहीं कर पाता है, लेकिन इस अवस्था में उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। ठीक है, 2 + 4 = 6 होता है, तो 4 + 2 भी 6 ही होगा। ये बच्चा समझने लगता है। बच्चे तरल, लंबाई, भार से संबंधित समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। अभी वहाँ पे क्या था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इन सब चीज़ों से अभी उतना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे ही 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा एंट्री करता है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लंबाई या वज़न के अनुसार वो बच्चा, अगर किसी चीज़ को दे दिया जाए कि आप इसको अरेंज करिए,
तो वो वेट अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट, इसके हिसाब से बच्चा वो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में सजाने लगता है, लेकिन बहुत छोटा बच्चा वो नहीं कर पाता है। तो ये किस अवस्था में आता है? ये आता है कंक्रीट स्टेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। इतना ज़्यादा टाइप करना और चीज़ों को सर्च करने में बहुत मेहनत लग रही है, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जिसे 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है ये। जैसे हमारा कंक्रीट स्टेज था 7 to 11 ईयर्स, यानी या 12 वर्ष भी हो सकता है। 11 वर्ष से आगे की अवस्था पूछता है तो वो फोर्थ स्टेज है, वो जो पियाजे की लास्ट स्टेज है, क्योंकि पियाजे ने 4 ही स्टेज दिए थे। तो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जिसे हम हिंदी में औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहते हैं, वो 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होकर एडल्टहुड तक चलती है। इस स्टेज में एडल्टहुड का एडोलेसेंट का चिंतन अधिक फ्लेक्सिबल तथा प्रभावी हो जाता है। मतलब बच्चा अच्छे से सोचने लगता है, हर विषय पे समस्या समाधान करने लगेगा। अब वे किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके लिए चीज़ों को एकदम सामने रहें तभी नहीं, वो थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं बिना उसके उपस्थित हुए भी। मतलब किसी चीज़ का सामने ही होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो इमेजिन करके भी उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। ये था आपका पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थियरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए भाई, इससे क्वेश्चन बिना आए पेपर नहीं बनता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बुक्स मैं शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट होंगी आपको परचेज़ करने के लिए, या आपको कहीं से अरेंज हो जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, आज हमने इतना कुछ पढ़ लिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना से मुझे बहुत खुशी मिलेगी और हमें भी अपने सब्सक्राइबर्स को पूरा करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।